हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मैनेजर लियांग यंग मास्टर के पास आए होते हैं और वो कहते हैं, यंग मास्टर, जो आपने मुझे काम करने के लिए दिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये बोलते हुए वो टाइडल टेक्निक की स्क्रिप्चर्स यंग मास्टर को दे रहा होता है। यंग मास्टर उससे कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैनेजर लियांग अपने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और वो यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर, अगर आप कोई भी काम करवाना चाहते हो किसी भी वक्त मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी क्वेश्चन के। मैं किसी भी तरीके से अपनी पूरी एबिलिटी का यूज़ करके आपके काम को पूरा करने की कोशिश करूँगा। यंग मास्टर उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारी वफादारी पे पूरा भरोसा हो गया है। अब से तुम जब भी मेरे सामने आओ तो तुम्हें घुटनों के बल बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। मैनेजर लियांग उसे थैंक यू कहता है। मैनेजर लियांग उठ ही रहा होता है, तभी यंग मास्टर उससे कहते हैं, मैंने सुना है आपने सिया को उनके वर्क से निकाल दिया है। मैनेजर लियांग कहते हैं, हाँ आपने ठीक सुना है, सिया आपकी आंटी हैं और इसीलिए मैं उन्हें काम पर नहीं रख सकता, क्योंकि वो एक सर्वेंट की तरह काम करेंगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए। वैसे तो मेरी एबिलिटी ज़्यादा नहीं है, वरना तो मैं और कुछ चाहता तो शायद से कर पाता अगर मेरे बस में होता, पर लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही कर सकता था, इसीलिए मैं इतना ही कर पाया। यंग मास्टर उससे कहते हैं, वैसे तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, मेरी आंटी के बारे में इतना सब कुछ सोचा है, पर लेकिन तुम आंट सिया के साथ इतना अच्छा बिहेव भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों का ध्यान तुम लोगों की ओर जाएगा और फिर सारी बातें सामने आ जाएगी लोगों के, और उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। इसीलिए अगली बार फ्यूचर में जो भी मुझे तुमसे काम होगा तो मैं तुमसे कह दूंगा और मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। मैनेजर लियांग कहता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया आपकी बात को। और वो अपने मन में कहता है, मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता, वरना यंग मास्टर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है मेरी वजह से। और वो यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर क्या अब मैं जा सकता हूँ। यंग मास्टर उसे भेज देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, अब विंटर आ चुकी होती है और 3 मंथ भी बीत चुके होते हैं। यंग मास्टर अपनी खिड़की के पास होते हैं और बाहर देखते हुए अपने आप से कहते हैं, 3 महीने बीत चुके हैं और 6th और 7th लेवल पर पहुंचने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन अभी तक मैं 7th लेवल के मिड स्टेज पर ही पहुंचा हूं, क्योंकि इसे कल्टीवेट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अब मेरे पास 1 महीना और बचा है। 1 महीने बाद टैलेंट टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है। इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे लोगों को अपनी स्किल्स को दिखाना होगा और तभी मैं मार्शल कल्टीवेशन इनर पैलेस में एंटर कर पाऊंगा, और यही मेरा लक्ष्य है। जल्दी से मुझे कल्टीवेशन करके 7 लेवल पे पहुंचना होगा, और जिन लोगों ने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और अपना बदला लेकर रहूंगा उन सभी लोगों से। तभी यंग मास्टर की आंटी सिया उसे आवाज़ लगा रही होती है। यंग मास्टर पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है, आंटी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? उसकी आंटी उससे कहती है, क्या आप भूल गए आज कौन सा दिन है? यंग मास्टर कहते हैं, कहीं आज मेमोरियल डे तो नहीं? उसकी आंटी कहती है, हाँ आज मेमोरियल डे है तुम्हारे फादर और मदर का। आपके पेरेंट्स की आत्मा की शांति के लिए हमें जाकर प्रेयर करनी चाहिए। यंग मास्टर कहता है, ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो दोनों ग्रेव के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर प्रेयर करने लग जाते हैं। यंग मास्टर प्रे करते हुए कहते हैं, टेक्निकली आप दोनों ही मेरे पेरेंट्स हैं और मैं आप दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रे करता हूँ। मुझे आप दोनों के साथ रहने का थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाया, काश कि मैं आप दोनों के साथ थोड़ा समय भी स्पेंड कर पाता। यंग मास्टर की आंटी बैठी हुई होती हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास होती हैं। वो अपने मन में कहती हैं, यंग मास्टर को मैं अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, मुझे माफ़ करना आप दोनों। यंग मास्टर अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तभी यंग मास्टर अपनी आंटी को उठाते हैं और वहाँ स्नो पड़ने लग जाती है, इसीलिए वो अम्ब्रेला खोलते हैं और अपनी आंटी को उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। न्यू ईयर आ चुका होता है। लुओ फैमिली का एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। लुओ फैमिली इस एनुअल फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लुओ फैमिली ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। सोंग और टोंग फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन फैमिली के जो यंग लॉर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अपनी स्किल्स और टैलेंट में। सभी लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं, तभी सामने से हाउ आ रहा होता है और वो लोगों से कहता है, मेरे सामने से हट जाओ। वो एक घोड़े के ऊपर सवार होकर आ रहा होता है। जैसे ही यंग मास्टर उसे देखते हैं वो कहते हैं, ये लुओ टियान का सेकंड सन है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, क्यों ना इसके साथ थोड़े मज़े किए जाए। और इतना कहते ही वो अपने पैर को ज़मीन पे काफ़ी तेज़ी से पटकता है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ होती है वो आगे की ओर बढ़ने लग जाती है।
बर्फ़ की एक खतरनाक लेयर बना देती है। हाउ आगे की ओर आ रहा होता है और उस लेयर पे उसका ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से उसका जो घोड़ा होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और हाउ भी ज़मीन पर गिर जाता है। उसके जितने भी साथी होते हैं वो भी उसके साथ ज़मीन पे गिर जाते हैं। यंग मास्टर कहते हैं, मैं चाहूँ तो इसे अभी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो मैं इसीलिए इसे अभी नहीं मार सकता। और यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उसे थोड़ा सा परेशान करके। यंग मास्टर सामने की ओर जाने लग जाते हैं, तभी एक रोशनी दिखाई दे रही होती है। उस रोशनी को देखकर एक बंदा कहता है, लुओ फैमिली के एल्डर यहाँ पर आ रहे हैं और अब फेस्टिवल फाइनली स्टार्ट होने वाला है। लुओ फैमिली के जो एल्डर होते हैं वो लुओ फैमिली के ग्रैंडफादर होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उनके साथ लुओ टियानबा भी आ रहे होते हैं। और जब यंग मास्टर के फादर की डेथ हुई थी तो लुओ टियानबा ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था, इवन लोगों को बुलाकर ड्रिंक भी की थी। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो लुओ फैमिली की पूरी पावर को अपने अंडर में करना चाहते थे। यंग मास्टर उसे देखते हैं तो वो अपने मन में कहते हैं, जिस दिन इन्हें मेरी ट्रू पावर के बारे में पता चल गया तो ये खतरे में पड़ जाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे। वैसे तो लुओ फैमिली में हमेशा पावर्स के लिए लड़ाई होती रहेंगी, लेकिन मैं ये फैमिली ड्रामा में नहीं फंसना चाहता। मैं बस कॉन्जेंटियल रिल्म पर पहुंचना चाहता हूं और उसे अचीव करने के बाद मैं लुओ फैमिली के ड्रामा से दूर हो जाऊंगा। वहीं लुओ फैमिली के एल्डर कहते हैं, अनाउंसमेंट करते हुए, मैं अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि उनके सेक्रीफाइस की वजह से अभी भी हमारा इस दुनिया में अस्तित्व बाकी है और मैं चाहता हूं मेरी आने वाली जनरेशन भी इस बात को माने और लोगों की भलाई के लिए काम करे। और हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले हैं लिंगर बीस्ट को सेक्रीफाइस करके। और वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है उस बीस्ट को पिंजड़े में कैद करके लेकर आया जा रहा होता है। लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं, ये बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसके पंजे भी बहुत ज़्यादा नुकीले हैं, अगर ये चाहे ये 2 मिनट में किसी भी इंसान को ख़त्म कर सकता है। एल्डर हुक्म देते हैं उस बीस्ट को बाहर निकाल देने का और पिंजरा खोल दिया जाता है। वो बीस्ट बाहर आ जाता है और वहीं एल्डर भी अपनी पावर का यूज़ कर रहे होते हैं उस बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जब ये सब यंग मास्टर देखते हैं वो कहते हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है ये कॉन्जेंटियल रिल्म से भी आगे है। और वो लुओ टियानबा के लिए कहता है, ये हवा में इतनी अच्छी तरीके से अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं। एल्डर वहीं खड़े हुए होते हैं और लुओ टियानबा अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हैं और अपनी स्वॉर्ड की पावर से उस बीस्ट की गर्दन को कट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब देख के यंग मास्टर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं, टियानबा को देखकर ऐसा लग रहा है ये हॉटियन रिल्म के पीक पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है अभी भी वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कल्टीवेटर बाकी हैं। और वहीं एल्डर भी अपनी फायर टेक्निक का यूज़ करते हैं और उस टेक्निक का यूज़ करके वो लिंगर बीस्ट को अपनी पावर से कंट्रोल करने लग जाते हैं। और वैसे भी उसका जो सर होता है वो ऑलरेडी अलग हो चुका होता है उसकी बॉडी से। और बीस्ट को सेक्रीफाइस करने के बाद वो अपने एंसेस्टर के लिए प्रे कर रहे होते हैं। यंग मास्टर कहते हैं, मैं भी कल्टीवेशन करके अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तभी एक पावर स्टोन दिखाया जाता है। उसे देखकर लुओ फैमिली के एल्डर कहते हैं, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और इस कंपटीशन में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो लेवल 5 पर हो। और वहाँ पर एक और एल्डर मौजूद होते हैं। वो अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, ये हमारी फैमिली का पावर स्टोन है और जो कोई भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे अपने हाथ को इस पावर स्टोन के ऊपर रखना होगा और जिसकी रैंकिंग हाई लेवल पर जाएगी वही पार्टिसिपेट कर पाएगा। अगर हाई लेवल पर नहीं भी जा पाती है तो 5 लेवल तक जानी चाहिए, उसे ही एंट्री मिलेगी। और वहीं लुओ फेंग अपने लेवल को चेक करने के लिए रेडी हो जाता है। उससे एल्डर कहते हैं, जाओ और अपने हाथ को इसके ऊपर रखो। वो अपने हाथ को रखता है तो उसकी रैंक आती है 5.4। 5 लेवल आगे होने की वजह से उसे इस कंपटीशन में एंट्री मिल जाती है। वो खुशी खुशी वापस जा रहा होता है और फिर किसी और इंसान की बारी आ रही होती है और वो जा रहा होता है अपने लेवल को चेक करने के लिए। और सभी लोगों के बीच में खड़े होकर ये सब यंग मास्टर देख रहे होते हैं। तभी पीछे से हाउ उसे कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर आए हो, बड़े दिनों बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे हो। लगता है हमारे नौकर को खाना अब प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, तभी तो उसकी ग्रोथ भी सही हो रही है। और ये बोलते हुए वो यंग मास्टर के ऊपर हंसने लग जाता है। वहीं पीछे से बिंगयून आ रही होती है और वो यंग मास्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो हुआ से कहती है कि तुम शांत हो जाओ और ये सब मत बोलो। बिंगयून लुओ फैमिली की ही डॉटर होती है और वो यंग मास्टर की कज़न होती है। यंग मास्टर अपनी कज़न सिस्टर का ये बर्ताव देखकर कहते हैं अपने मन में, इसका मतलब ये है लुओ फैमिली में सभी लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी अभी तक मौजूद हैं।
वहीं हाउ यंग मास्टर का मजाक बनाते हुए कहता है, तुम्हारी तो कोई भी औकात नहीं है, तुम एक लड़की के पीछे छिप गए हो। हाउ की बात पर बिंग यून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उस पर चिल्ला रही होती है। तभी यंग मास्टर सामने आते हैं और वो कहते हैं, मेरे ब्रदर हाउ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि रोड पर किस तरीके से चलना चाहिए? लगता है तुम्हें सावधानी बरतनी नहीं आती। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आगे करा होता है ताकि वो उससे हाथ मिला सके। यंग मास्टर की बात को सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं, लगता है ये अपनी डेथ को भूल गया, ये मरने वाला था जब इसके ऊपर लुओ सैन ने हमला किया था। हाउ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुमने क्या कहा मुझसे? यंग मास्टर कहते हैं, मैंने तुमसे यही कहा कि जब तुम रास्ते पे चलते हो तो तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और तुम मारे जा सकते हो। उसकी बात को सुनते ही हाउ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और तुम्हें तमीज़ नहीं कि कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें थोड़ी तमीज़ सिखा देता हूँ। यंग मास्टर को उसके ऊपर गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ रहा होता है उसे फाइट करने के लिए, लेकिन बिंग यून उसे शांत करती है और वो कहती है कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम मुझसे फाइट मत करो। बिंग यून हाउ से कहती है, क्या तुम भूल गए आज एनुअल कंपटीशन है और इसीलिए तुम अगर ये बेकार की फाइट करोगे तो हमारे एल्डर्स को गुस्सा आ जाएगा और पता है ना फिर क्या होगा, तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी फ़ाइट को यहीं रोको और कंपटीशन में कंसंट्रेट करो। हाउ चैन को अभी भी उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर जाते हुए कहता है, आज एनुअल कंपटीशन है इसीलिए मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार जब भी तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यंग मास्टर अपनी सिस्टर को थैंक यू कह रहे होते हैं। उसकी सिस्टर कहती है, तुम अपनी सिस्टर को थैंक यू मत कहो, अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और वो यंग मास्टर को समझाते हुए कहती है, मैं जितना हाउ को जानती हूँ वो तुम्हारे ऊपर दोबारा से हमला करने की ज़रूर कोशिश करेगा, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा उससे। यंग मास्टर कहते हैं, सिस्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो मेरे खिलाफ कोई ट्रिक यूज़ कर पाएगा। बिंग यून कहती है, आगे तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो गए अचानक से। वहीं एल्डर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, अब इवोल्यूशन बंद किया जा रहा है क्योंकि ब्लड लाइन जितनी भी थी वो सब एंटर कर चुकी है और अब इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी नहीं बचा है। तभी यंग मास्टर आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि मैं अभी भी बाकी हूँ अपना इवोल्यूट करने के लिए। और जब सभी लोग यंग मास्टर की आवाज़ को सुनते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो एक कबाड़ है, आखिर ये क्या ही अपना इवोल्यूशन करवाएगा इस टेस्ट में। ये कंपटीशन तुम्हारे जैसे कबाड़ के लिए नहीं है और ना ही तुम इसके लिए बिल्कुल भी योग्य हो। तभी लुओ टियान बा उसे मना कर देते हैं अपनी रैंक को चेक करने के लिए, लेकिन एल्डर ऑर्डर देते हैं कि तुम जाकर टेस्ट दो। लुओ टियान बा कहता है, ठीक है तुम जाकर टेस्ट दे सकते हो, यह हमारे फैमिली की लास्ट ब्लड लाइन है जो अब टेस्ट देने वाला है। यंग मास्टर आगे की ओर जा रहे होते हैं अपनी रैंक को चेक करने के लिए। तभी पीछे से यंग मास्टर का हाथ बिंग यून पकड़ लेती है और वो कहती है, क्या तुम श्योर हो तुम वहाँ पर चेक करने जा रहे हो? यंग मास्टर कहते हैं, सिस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से अपनी रैंक चेक करके आ जाऊँगा, बस आप यहाँ पर खड़े होकर वेट करो। उसकी सिस्टर जब ये बात सुनती है तो वो अपने आप से कहती है, अब तुम अपनी सिस्टर से भी बातें छुपाने लगे हो। तभी यंग मास्टर अपनी पावर का यूज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और वो पावर स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ को उसके ऊपर रखते हैं तो उनकी इवोल्यूशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है और उनका रैंक सबके सामने 5.3 आ जाता है। और सभी लोग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि यंग मास्टर की इतनी ज़्यादा रैंक कैसे हो सकती है। और वो लोग कहते हैं, ये अभी 5th लेवल पे है तो इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही कल्टीवेशन कर रहे होंगे, तो ये कोई एक कबाड़ नहीं थे, ये एक जीनियस है। और यंग मास्टर से एल्डर कहते हैं, आपने काफ़ी अच्छा काम किया। यंग मास्टर कहते हैं, थैंक यू। तभी यंग मास्टर देखते हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं यंग मास्टर की ये पावर को देखकर। यंग मास्टर खुद से कहते हैं, अब तक लोग मुझे एक कबाड़ समझते थे, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में। और जब वो नीचे आ रहे होते हैं तभी उनके सामने लुओ टियान बा खड़ा हुआ होता है और वो उसे देखकर अपने मन में कहते हैं, पता नहीं इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए कितने कार्ड्स का यूज़ किया होगा। लुओ बाटियान अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, अब ये भी हमारे मेन इवोल्यूशन में आ चुके हैं और जल्द ही हमारे ब्रांच के सभी चिल्ड्रन का इवोल्यूशन होगा। बिंग यून खुश होती हुई यंग मास्टर के पास जाती है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आखिर तुम लेवल 5 पर कब पहुँचे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया।
यंग मास्टर कहते हैं सिस्टर इसे बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। उसकी सिस्टर कहती है वैसे आज तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।